यूजीसी रेगुलेशन 2026 से शुरू करता हूं और इसमें क्या क्या शामिल है, कौन कौन सी बातें शामिल हैं यूजीसी रेगुलेशन में जो शब्दों में नहीं लिखी गई। पहली बात तो ये, रेगुलेशन का मसला आया क्यों, रेगुलेशन आया क्यों, रेगुलेशन है क्या ये। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि एससी एसटी कानून आया, क्यों आया? क्योंकि समाज का एक हिस्सा ये कह रहा है कि हमें आपको मारने का, आपको पीटने का, आप पर थूकने का, आपको सामने नहीं बैठने देने का ये जो अधिकार है ये हजारों वर्ष से चला आ रहा है और ये अधिकार हम जारी रखना चाहते हैं। हम मारेंगे भी, आपकी बहू बेटियों के साथ हमारा जो व्यवहार पहले था उसको भी जारी रखेंगे। ये सिलसिला चलता रहना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये सिलसिला अब नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? कि हमने एक तय कर लिया है, एक समझौता किया और वो समझौता 1947 के समझौते के रूप में आता है, जबकि हमने बराबरी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ क्या लड़ाई की? बराबरी की लड़ाई। अंग्रेज शासन पर काबिज थे, हम कहते थे कि बाहर के लोग शासन हम पर नहीं करेंगे, तो वो गैर बराबरी थी। गैर बराबरी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, हम भी विधानसभा में बैठेंगे, हम भी नौकरियों में जाएंगे, हमको भी आप रोजगार करने का अवसर देंगे, हमको भी आप पढ़ने का अधिकार देंगे। इंडियंस के लिए पढ़ना मुश्किल था, सेंटर होता था इंग्लैंड, कौन जाएगा इंडिया? हमने कहा कि सेंटर यहां होना चाहिए, हमको नौकरी नहीं मिलती है, आरक्षण होना चाहिए। इंडियंस के नाम पे हम आरक्षण मांगते थे। इंडियंस के नाम पर यानी भारतीयों को बंदूक के लाइसेंस दिए जाए, ये मांग करते थे। हम ये मांग करते थे कि हमको ठेकेदारी में कुछ काम दे दिया जाए। आप हमको बड़े पदों पे नहीं बहाल करते हो, हमको बहाल करने का एक कोटा तय करो। ये सब मांग ज्यादा नहीं। आप 1947 से केवल और केवल 30 साल पहले का इतिहास, यानी 1920 से 1947 तक का इतिहास आप पढ़ लेंगे, आप जो कि चंद पन्नों में मिल जाएगा, बहुत पोथा नहीं पढ़ना है इसके, तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि जो कुछ आज मांग की जा रही है, जो कुछ आज कहा जा रहा है, वो आपके आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन की समझ है। आपने वो चेतना पैदा की समता की, और समता का कोई एक लेयर नहीं होता है। महान में आप पानी के लिए डॉक्टर अंबेडकर समता का आंदोलन चला रहे, पानी तो पीने दो भाई मेरे। गांधी कह रहे हैं 1930 में कि नमक तो हमको लेने दो भाई, नमक पर भी आपका अधिकार नहीं होगा, नमक तुम नहीं बेच सकते, नमक तुम नहीं खरीद सकते। आज भी आप नमक नहीं बेच सकते, ये आपको मालूम नहीं है किसी को मालूम? नमक बना सकते हैं और आप बेच सकते हैं, ये आपको मालूम है किसी को? नहीं। आपका इतिहास हमने खा लिया है और आपको पता नहीं है। आज सच की बात देखिए, आप इस पूरे हॉल में मैं पूछ रहा हूं, नहीं है आपको मालूम। ये काम होता है वर्चस्व का। वर्चस्व का इतना बारीक काम होता है कि आपके खिलाफ हम कर रहे हैं कुछ और आपको मालूम नहीं हो। 1947 में क्या हमने समझौता किया? हम भारत के लोग क्या बनने जा रहे हैं? नागरिक बनने जा रहे हैं। लोग नागरिक बनने जा रहे हैं। नागरिक क्या करेंगे? नागरिक कह रहे हैं कि अब हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा और समानता की जितनी स्थितियां बनाई जा सकती हैं वो समानता की स्थितियां बनानी होगी। इसीलिए आप देखेंगे कि स्त्रियों के लिए कोई सुविधा की मांग हम करते हैं, महिलाओं के लिए सुविधा की मांग, जो समाज के, जो संविधान में लिखता है कि जो शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको हम अवसर देंगे। सामाजिक और शैक्षणिक का क्या मतलब हुआ? क्योंकि आपने पढ़ने से मरहूम रखा,
पढ़ने से महरूम रखा, आपने समाज से दूर रखा। इसीलिए सामाजिक और शैक्षणिक आधार के प्रति उनको अवसर देने का काम किया। अछूत एक वैचारिक आधार बना कि अछूत हम आपको मानते रहे हैं, तो जितने भी अछूत माने जाते रहे हैं उनको और हम विशेष दर्जा दें। ये सब कुछ हमने 1947 में तय किया भाई, समझौता किया। लेकिन आप वादा खिलाफी करने में माहिर, आप समझौते को तोड़ने में माहिर हो। आप कहते हो कि समझौता जो करते हैं वो दरअसल एक धोखा होता है। हम आपके साथ ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो हजारों सालों से चला है। यूजीसी में क्या नई बात हुई थी 90 में मंडल कमीशन के बाद कैंपस में हमले होने लगे, अचानक तेज होने लगे। क्यों होने लगे? क्योंकि समाज के एक बड़े हिस्से में भूख पैदा हुई पढ़ने की। और मैं आपको बताऊं कि पढ़ने की भूख कोई सरकार पैदा नहीं करती है, कोई सत्ता पैदा नहीं करती है, और मैं ये बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं। पहली भूख पैदा हुई थी भारत में 1947 के बाद। 1947 के बाद 1965 और 65 के बाद भूख पैदा हुई थी, जब पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ, किसानों का, मजदूरों का, आदिवासियों का, दलितों का एक बड़ा आंदोलन, जिसमें कि कांग्रेस की सरकारें 9 राज्यों से निपट गई। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा आंदोलन होगा, कितनी बड़ी चेतना का विस्फोट हुआ होगा समाज में। तूती बोलती थी कांग्रेस की। नेहरू उसी तरह से एक देवता की तरह पूजे जा रहे हैं। पंडित जी नेहरू की मैं कोई आलोचना नहीं, मैं माहौल बता रहा हूं। वैसे समय में जब चेतना पैदा होती है आपके भीतर, सत्ता क्या करती है? आपकी चेतना को कंट्रोल करती है, आपकी चेतना को दिग्भ्रमित करती है, आपके भीतर कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, यानी संघर्ष पैदा करती है। 1968 में अचानक राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। क्यों आ गई भाई? ये क्या है शिक्षा नीति? शिक्षा नीति का काम क्या है? क्या ये शिक्षा नीति इस चेतना को समेटना, इस चेतना को क्या इस सिस्टमेटिक तरीके से आगे ले जाने का काम करना है? नहीं साथी। इसीलिए आप देखेंगे कि 68 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनने के बाद कई तरह के कमीशन बने, क्योंकि सवाल उठने लगे कि स्कूलों से बाहर लोग हो रहे हैं, स्कूल में तो जा नहीं पा रहे हैं, वंचित लोग रह जा रहे हैं। जैसे फुले ने जब पहली बार ये कहा कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए, तो तिलक ने क्या कहा कि ये जो काम करने वाले लोग हैं खेतों में, हमारे घरों के इर्द गिर्द, ये काम कौन करेगा? ये अगर सरकार में बैठ जाएंगे, सरकार चलाने का काम करेंगे, तो यहाँ कौन काम करेगा? और ये जिनको आप शिक्षा देने की बात कर रहे हो, तो टैक्स पेयर का पैसा है। आप सोचिए, टैक्स पेयर उस समय से चला है। टैक्स पेयर यानी कर देने वाला, ये उस समय की बात है, कोई नया नहीं है। टैक्स पेयर का जो हल्ला आप देखते हैं अभी, वो कोई नया नहीं, कोई नई बात नहीं है। तो ये न पढ़ने देने का जो विचार है, पढ़ना क्या है? एक रास्ता है। शिक्षा क्या है? एक रास्ता है। रास्ता किस बात का? आपकी आगे बढ़ने का, आपके समाज को समझाने का, समझने का और संगठित होने। रास्ता है। 78 में आया, उसके बाद फिर कब आया? फिर आए बहुजन का नारा गूंज रहा है देश में। अब याद कीजिए, बहुजन का नारा कब से गूंजने लगा? राजनीति गूंजी। आपको चर्चा इन्होंने किया, सबने। बहुजन का नारा जब शेप ले रहा है 80 के दशक के बाद से, अब बहुत स्ट्रांगली ले रहा है, तो वो तो किसी की आहट से भी वो समझ जाते हैं कि क्या होने वाला। दूसरा आया 86 में, और अभी तीसरा आया है
2020 में क्या बात हो गई 2020 में? आप ये बताइए कि इस समय भारत में कौन सा ऐसा परिवार होगा जिसकी पिछली पीढ़ियों ने कोई पढ़ाई नहीं की और उनके घर में चूल्हा न जलता हो लेकिन पढ़ने की भूख पैदा हुई? क्या कोई ऐसा परिवार मिलेगा? हर लड़की चाहती है पढ़ना, हर लड़का चाहता है पढ़ना। अभी सोचिए कि इतनी बड़ी, इतनी चेतना जब आई है तो इसको कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे क्या करें? 90 के बाद की स्थिति का मैं केवल बयान कर रहा हूं 2026 तक का। 90 में जब मंडल कमीशन आया तो उससे बल मिला थोड़ा, और हायर एजुकेशन में लोग पहुंचने लगे, पार्लियामेंट में सवाल पूछने लगे। पार्लियामेंट में जो सांसदों को सवाल उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा, वो कैंपसेज में जो उत्पीड़न था उसका उठाना पड़ा। यह उन सब रिकॉर्ड की बात। अचानक से ऐसा क्या हो गया भाई मेरा? तो लोग आ रहे हैं, अब उनको रोकना पड़ेगा। रोकने का आपके पास तो एक ही उपाय है, अंगूठे खोजना। इस समय का कौन अंगूठा हो सकता है इसको काटो? जैसे इन्होंने कहा स्कॉलरशिप, आज का अंगूठा है। कंप्यूटर ला दो, आपका अंगूठा है। कंप्यूटर केवल कंप्यूटर के रूप में नहीं है, उसको आप ये समझिए कि आइडियोलॉजी की तरह उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। कंप्यूटर का मैं विरोधी नहीं हूँ, आधुनिकता का मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन आधुनिकता का संबंध केवल तकनीकी चीजों से नहीं है, विचारों से है। आधुनिकता का संबंध विचारों से है। तकनीक के नाम पर, भाषा के नाम पर अनिल मीणा को इसलिए आत्महत्या करनी पड़ी है उसमें क्योंकि वो अंग्रेजी के लिए जरूरी था उसको। अंग्रेजी ज्ञान नहीं है, अंग्रेजी भाषा है। लेकिन आपके और हमारे भीतर जो आपकी चेतना में जो जगह बनाई गई है वो ये अंग्रेजी ज्ञान है। अंग्रेजी ज्ञान नहीं है भाई में, लेकिन हम ज्ञान की तरह उसको पढ़ना चाहते हैं। सोचिए आपकी एक पहली पीढ़ी आ रही है जो अपनी भाषा में पल रही है, बढ़ रही है, पहन रही है, खा रही है, हंस रही है, बोल रही है। उसके सामने आप एक ऐसी भाषा लाके खड़ी कर देते हैं जिससे उसका कोई रिश्ता नहीं, ऐसे ही पीछे हो जाए, ऐसे ही पीछे। तो साथियों, मंडल कमीशन के बाद ये बढ़ा और ये बढ़ते बढ़ते 2007 की स्थिति हो गई कि कैंपसेस का वातावरण और जहरीला हो गया, क्योंकि 2006 में और एक अवसर आ गया कि हायर एजुकेशन में जो सरकारी सूची के अनुसार जो पिछड़े माने जाते हैं उनको भी दाखिला में कुछ विशेष अवसर मिले। और ये जहरीलापन मैं नहीं कर रहा हूं, सीबीआई के डायरेक्टर आर.के. राघवन से मेरी बात है। उस समय सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही एक कमेटी बनी थी और उन्होंने जांच जब की और जांच करके जो रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा कि कैंपसेस का वातावरण पूरी तरह जहरीला हो गया है, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखाई दिया। उन्होंने ये बात कही, ये जहरीलापन बढ़ता चला गया। आपने सुना सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी ने कहा कि 118% जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जातीय भेदभाव उत्पीड़न है, वो बढ़ गया। आप सोचिए 2009 से लेके पहले आते थे जो यूजीसी की तरफ से वो निर्देश दिए जाते थे, फिर उसके बाद रेगुलेशन आने लगे। 2009 के बाद रेगुलेशन आ रहा, और ये 2026 का रेगुलेशन कोई पहला रेगुलेशन नहीं है। 2023 में भी है, 2019 में भी है, 2016 में भी है। रेगुलेशन दर रेगुलेशन आपको मिले। इस पूरे रेगुलेशन में कोई, आप जो भी इसका विरोध कर रहे हैं उनसे पूछिए कि इस रेगुलेशन को पढ़ के आप एक लाइन और एक शब्द बता दीजिए कि हमको इसका विरोध है। इस बात से मैं दावा कर रहा हूं कि कोई भी ये बात नहीं कहेगा रेगुलेशन पढ़कर और कोई एक उंगली रखे कि हाँ मुझे इससे आपत्ति है, क्योंकि इसमें कोई बात कुछ ऐसी है नहीं। केवल एक ही बात है, केवल एक ही बात है, और वो बात ये है कि हमको कम से कम शिकायत दर्ज करने का एक केंद्र बना दो, एक रजिस्टर बना दो। तुम, हम अभी कुछ नहीं कर रहे, हमारी तो भी शिकायत ही नहीं दर्ज होती है। कार्रवाई की बात तो हम बाद में करेंगे,
शिकायत तो दर्ज कर लो भाई मेरे, केवल ये एक समता अवसर केंद्र बनाने की बात। और ये भी बात है इसमें शामिल कि किसी को कोई सजा नहीं मुकर्रर की गई, कोई इसके लिए सजा इसमें नहीं। और इसमें यह भी बात शामिल है कि जिसके खिलाफ अगर कोई शिकायत हो भी रही है तो उसे अपील करने और अपील करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वकील मुहैया कराया जाएगा, इसमें प्रावधान है। अब आपको क्या चाहिए? हमारे साथ जो हो रहा है वो हम बयान कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं जिसको कि इसमें कुछ नहीं है कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। आप मेरे साथ हजारों सालों से ऐसा कर रहे हैं और हम कह रहे हैं केवल मेरी शिकायतें दर्ज कर। SC/ST एक्ट में भी कोई सजा नहीं होती है बहुत ज्यादा, 2% 3%, अगर सजा है तो बहुत है, नहीं है। लेकिन कम से कम हम अब दर्ज तो कर सकते हैं कि 1 लाख लोगों पर आपने उत्पीड़न किया। रेगुलेशन में साथियों बस यही है, कहीं से कोई सजा नहीं है कि VC जो है इसको हटा दिया जाए, वाइस चांसलर को हटा दिया जाएगा, प्रिंसिपल को हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं। कोई आपको ये बात इसमें शामिल नहीं। ये भी नहीं है कि हटा दिया जाएगा तो उसके बाद उसको नहीं बनाना है, ऐसा भी नहीं। फिर भी इसका विरोध साथियों, दरअसल ये UGC के रेगुलेशन का विरोध है ही नहीं। यह विरोध UGC रेगुलेशन का नहीं है। यह विरोध किस बात का है, इसे दरअसल हमको समझना सबसे पहले। और मैं ये समझता हूं कि देखिए, ये इसको चारों तरफ से आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। और मैं एक बात जो घटना आपको समझने के लिए केवल कर रहा हूं, 2006 की ये घटना है खैरलांजी, महाराष्ट्र में खैरलांजी की घटना। और जितनी भी पिछली घटनाएं हुई हैं उसमें वो घटना इस लिहाज से अलग घटना है कि वो एम्पावर्ड लोग, यानी कि जिन्होंने अपनी ताकत से पढ़ाई लिखाई कर ली, कुछ आर्थिक रूप से संपन्न हो गए, वो वैसे लोगों के खिलाफ हमले की शुरुआत। एम्पावर्ड जो भी हो गए, आप कह रहे थे ना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो दंगे हुए, दंगे कहाँ हुए? आप इस बात पर गौर करें, अगर दंगे कब हुए इस बात पर गौर करें। दंगे हुए मुरादाबाद में, दंगे हुए भागलपुर में, दंगे हुए अलीगढ़ में। ये क्या सेंटर है? ये किस तरह के, भिवंडी में हुए, किस तरह के सेंटर हैं ये? आप कहेंगे कि अलीगढ़ अपने उद्योगों के लिए विख्यात है, मुरादाबाद अपने उद्योगों के लिए विख्यात है, भागलपुर अपने उद्योगों के लिए विख्यात है। किसने खड़ा किया वो सारा उद्योग? कौन लोग हैं वो? किसने एक ताकत समाज में हासिल की? यही ताकत तो नहीं सुहाता है भाई मेरे, यही ताकत तो हमको नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ लिखा हुआ है कि फला फला लोग संपत्ति इकट्ठी नहीं कर सकते, उसमें स्त्रियां भी हैं और दलित भी हैं, शूद्र भी है, अछूत भी है। उनके यहाँ संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, जिस तरह से पढ़ने का अधिकार नहीं है। पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये हमारी विचारधारा का हिस्सा है, आइडियोलॉजिकल हिस्सा है। ये कोई केवल वो नियम कानून जैसा नहीं है, वो हमारी सोच का हिस्सा है। इसीलिए आप देखिए कि महिलाओं के लिए स्कूल कब खुले हैं, किसने खोले? आप सोच सकते हैं कि महिलाओं के लिए कब स्कूल? ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उसी के इर्द गिर्द सारे जो 2-4 स्कूल खुले हैं उसी के इर्द गिर्द खुले। कितनी पुरानी बात है, 100 साल भी पुरानी बात है, लगभग 100 साल, 150 साल, मैक्सिमम 200 साल, अभी नहीं 150 साल, हाँ 150 साल मैक्सिमम। आप सोचिए, तो आपकी विचारधारा में ही जब ये बात शामिल है कि नहीं पढ़ने देना है, और आप उसके बावजूद पढ़ लिख ले रहे हैं, उसके बावजूद आप डॉक्टर इंजीनियर बन ले रहे हैं, कलेक्टर बन ले रहे हैं, और दूसरी आप समझ सकते हैं कि हम पर क्या बीत रही होगी भाई।
हमारी रात की नींद का क्या हो रहा होगा, आप समझ सकते हैं कि हमारा संकट कितना बढ़ा दिया आपने। अखबारों में ये छपता था, मेरे पास वो सारी कतरने हैं। जब लोग जाने लगे स्कूलों में तो बैनर छपता था कि समाज के जो बढ़ई है, लोहार है और दूसरी जो जातियां हैं ये पढ़ रही हैं, समाज में संतुलन बिगड़ रहा है। पढ़ने से समाज का संतुलन बिगड़ता है, ये जान लीजिए आप। संतुलन का मतलब हुआ कि उनके पक्ष में सारी बात झुकी रहनी चाहिए, यहां संतुलन का मतलब ये हुआ। असंतुलित हो जाता है समाज आपके पढ़ने लिखने से। तो साथियों, यूजीसी का रेगुलेशन का विरोध इसके आधार पे नहीं है, इस रेगुलेशन के आधार पे नहीं है। दरअसल ये एक वैचारिक विरोध, एक विचारधारात्मक विरोध है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये लंबी लड़ाई है, ये केवल कैंपस तक की लड़ाई नहीं है, कैंपस के बाहर की लड़ाई। जब जब सामाजिक न्याय की बात हुई है तब तक दंगे हुए, इसका क्या रिलेशन? गुजरात में जब अमर सिंह चौधरी ने आरक्षण लाया, दंगे होने लगे। 1900 आपके यहाँ यूपी में और बिहार में जब कर्पूरी ठाकुर और रामनरेश यादव की सरकार में जब ये आरक्षण है, दंगे होने लगे। मंडल के बाद यात्रा निकल गई। क्या रिश्ता है इसका? है रिश्ता, यही तो रिश्ता है। सामाजिक न्याय की बात नहीं हो सकती। सामाजिक न्याय की बात को हमको सेप नहीं लेने देना है, एक आकार नहीं लेने देना है। इसका लिंक इसीलिए है, ये लिंक है, ये क्यों बढ़ रहा है? आप जैसे जैसे ये चेतना की बात बढ़ रही है, आप देखिएगा कि गांव शहर में आप सुनिएगा कि लोग क्यों सांप्रदायिक भावना बहुत बढ़ रही है। अरे बढ़ नहीं रही है, वो बढ़ाई जा रही है। वो बढ़ेगी लेकिन नहीं, क्योंकि इतनी गहरी एकता है कि वो बढ़ेगी नहीं, ऊपर ऊपर दिख रही होगी लेकिन वो भीतर तक नहीं पहुंचेगी। ये मेरा अपना विश्वास। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई को दरअसल हमें समझना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई का मतलब वास्तव में आप जो संविधान का जो आपका उद्देश्य है कि समता का समाज बनाना, एक समता के विचार को एक सिस्टम में ढालना, ये आप समझे कि इस रेगुलेशन से जुड़ी हुई लड़ाई है। रेगुलेशन के पक्ष का मतलब होता है कि समता के पक्ष में एक सिस्टम का बनाना, सिस्टम का बनना, इस बात पे जोर देना, इस बात की एक तरह से जरूरत है। और देखिए, कभी भी राजनीतिक पार्टियां आपका साथ नहीं देगी। समाज ही, जैसे मैंने कहा कि समाज का आंदोलन भूख पैदा करता है पढ़ने की, ठीक उसी तरह से समाज की जो चेतना है, वो समाज की चेतना ही राजनीति की जमीन तैयार करती है। राजनीति की जमीन का मतलब कि आगे कौन कैसी राजनीति करे, इसकी जमीन समाज ही तैयार करती है। 2 अप्रैल 2018 को भी किसी राजनीतिक पार्टी ने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी राजनीतिक पार्टी ने उस आदेश का विरोध नहीं किया था और उसके खिलाफ आंदोलन नहीं किया। किसी अखबार, किसी मीडिया में जगह नहीं मिली थी उसको। सरकारी सिस्टम ये कर रहे थे कि ये टाइम फिक्स हो जाएगा, ये तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन समाज का अपना एक कम्युनिकेशन तंत्र है, समाज का अपना एक कम्युनिकेशन तंत्र है, समाज का अपना जो दिखाई नहीं देता है। और उसने 2 अप्रैल 2018 को मजबूर कर दिया पार्लियामेंट को कि आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपके भीतर ये तय करना है कि आप कैसी राजनीति की जमीन तैयार करना चाहिए। चुनौती ये नहीं है, चुनौती आप खुद हैं। आपके भीतर का जो अंतर विरोध है वो चुनौती है। आपके भीतर जो द्वंद्व चलता है, द्वंद्व नहीं, द्वंद्व तो अच्छी चीज है, अंतर विरोध जो चलता है, ये भी कर ले वो भी कर ले, नहीं। मंडल कमीशन के बाद 2 बातें हुई, एक तो कि रथ यात्रा निकल गई, दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात ये हुई कि प्राइवेटाइजेशन का फैसला हो गया, यानी कि एक दरवाजा खोला गया, एक चाबी से दरवाजा आपको दिख रहा है कि खोल दिया है,
लेकिन पीछे से एक दरवाजा, चाबी और तैयार हो गई, बंद कर दो इसको, बंद कर दो इसको। नहीं तो भैया ये जब यहाँ से गेट से निकलेगा तो फुल 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 भागेगा। इसको भागने नहीं देना है, इसको रोक दो, घुसा दो बस चेंबर में, फिर उसके बाद मारो पीटो, जो करना है करो, भागने आगे निकलने मत दो। इसलिए आप देखिएगा प्राइवेटाइजेशन, शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन। मैंने कहा कि शिक्षा एक रास्ता है आपके समाज को समझने का, आपको समाज को संगठित करने का, समाज को आगे ले जाने का, चीजों को पढ़ने का। जो शब्दों में नहीं लिखा रहता है उसको भी पढ़ने की जो चेतना, क्लासरूम में से ज्यादा क्लासरूम के बाहर की जो क्लास होती है वो बड़ी क्लास होती है, वहां बड़ी किताब पढ़ी जाती है। जेएनयू इसीलिए आज बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि उस क्लासरूम के बाहर की जो क्लास में जो किताब पढ़ाई जाती है वो ज्यादा बड़ी किताब होती है, क्योंकि वहां आपस में संवाद होता है, आपस में संवाद की जरूरत पर और संगठित होने की जरूरत पर बहस होता है। टाइम हो गया लगता है, मैं डर जाता हूं जब बगल में कोई इस तरह खड़ा हो। जेएनयू इसीलिए, जेएनयू को इसीलिए हम लोग सब लोग पसंद करते हैं। जेएनयू के बच्चे क्या करते हैं आपको मालूम है कि वहाँ खाने में जो मेज पर खाने होते हैं, वहाँ जो भी काम करने वाले लोग होते हैं सब साथ में खाते हैं। किसी भी स्टूडेंट की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि उसको अलग से कोई बात कर दे। आप वहाँ के भीतर घुसिए, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सारी दिक्कतें वहाँ हो सकती हैं, लेकिन जो मूल बात है, जो मूल स्वभाव जो बनता है, उस स्वभाव की तो भाई आपको कदर करनी पड़ेगी। जो बच्चा वहाँ, जो लड़कियां जाते हैं, गांव से आ रहे हैं, दूर दराज के इलाके से, आप उनमें एकदम अचानक से परिवर्तन देखिएगा। क्यों भाई, क्या है वहाँ, कुछ जादू हो रहा? नहीं, वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण, और वो एक दिन में नहीं बना है, एक लंबे समय के से बना है। और देश के ऐसे कई कैंपसेज हैं जब हो रहे हैं, लेकिन आप बनने नहीं देना चाहते। आप कहते नहीं ये बहुत खतरनाक है, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, इसको आगे नहीं बढ़ने देना। तो आपने प्राइवेट कॉलेजेस खोल दिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोल दी, उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। आप सोचिए कि सरकार की जो पब्लिक फंडेड जो, आप लोग कहेंगे तो हम बैठ जाएंगे, आप लोग कहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, आप लोग को अगर वो लग रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने पब्लिक फंडेड जितने भी संस्थान थे उस पर आपने अपना दिमाग लगा दिया है। आप अपने लेटरतों को छोड़ देते हैं, कंडोम पाया जाता है जैसा प्रचार जो है आप करने लगते हैं। क्या है भाई, क्या बेहूदगी है, क्या किस तरह समाज को आप कहाँ ले जा रहे हैं? समाज शराब की बोतलें दिखाने लगते हैं, क्या क्या दिखाने, कहाँ ले जा रहे हैं समाज? क्योंकि समाज बनाने का काम आपका है नहीं, आपने तय कर रखा है कि समाज तो हमको नहीं बनाना। समाज वो समाज है जिसपे हमारी हुकुम चलता, हमारा हुकुम चलता, हमारा वर्चस्व हो, समाज वो है। इसीलिए हमको वो समाज बनने की बात जो आप करते हैं वो भाषा ही नहीं हमारी है, वो भाषा ही हमारी अलग है। और भाषा एक बड़ा हथियार है, ये बात बता रहे थे ना प्रोफेसर साहब, समता समरसता। भाषा के जरिए किस तरह से घुसपैठ होती है इस पर अगर आप, हमारी तो नजर ही आपकी नहीं जाती, हम उन्हीं की भाषा बोलने लगते हैं। मैं कई साहित्य पढ़ता हूं लोगों की जो शब्दों में दिखेंगे गरीब, शब्दों में दिखेंगे गरीब लिखा होगा, लेकिन उनकी जो पूरी भाषा होगी, जो उनके विशेषण होंगे, जो उनके रूपक होंगे, वो सारे के सारे वर्चस्व वाले होंगे। ठीक उसी तरह से जैसे मैं
एक उदाहरण के रूप में आपको बात, ये लंबी बात हो जाएगी, बहुत बारीक बात है। जैसे इस देश में सबसे ज्यादा खर्च अगर एक शब्द किया गया होगा तो वह है गरीब और गरीबी। कोई भी राजनीतिक पार्टी इसके अलावा कोई बात नहीं करती है कि गरीबी खत्म होनी चाहिए, गरीब का विकास होना चाहिए। और ये बात कितने सालों से पार्लियामेंट की में दर्ज होती रही, राजनीतिक पार्टियां दर्ज करवाती रही, लेकिन इस देश में क्या हो रहा है? इस देश में गरीबी बढ़ गई। अगर अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट को याद करें आप 2009 की, तो 20 रुपए रोजाना पर गुजारा करने वाले लोगों की तादाद सबसे ज्यादा थी। और जैसा कि अभी आंकड़ा बताया इन्होंने कि 1% लोगों के पास 50% संपत्ति है। आप सोच सकते हैं, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि 99% लोगों की क्या हालत है। और प्रधानमंत्री तो हमारे 85 करोड़ का देते ही है कि 5 किलो राशन हम उनके यहाँ पहुंचा देंगे। तो आप तो अंदाज ही लगा सकते हैं। इन्होंने बताया वोट की कीमत 99% मैं कहता हूं कि क्या इस देश में हैसियत रह गई है चुनाव लड़ने की? 99% लोगों की वोट की कीमत आपकी खत्म हो चुकी है। ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन उसका एक हिस्सा और भी है। मैनेज करने तक ही बात नहीं, आपका अधिकार ही कहाँ रह गया? आपके अधिकार का तो हमने एक तरह से बधियाकरण कर दिया। आप अधिकार, आप केवल लाइन में खड़े हो सकते हैं। वोट देने के लिए आप लाइन में केवल खड़े हो सकते हैं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, आपकी हैसियत नहीं है। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हमने करके आपके पढ़ने का दरवाजा, आपके पास है करोड़ रुपया, 50 लाख है, तो ठीक वही बात लागू होती है चुनाव लड़ने में। आपके पास है हैसियत, 1-2 करोड़ से काम नहीं चलेगा भाई। अगर आपको पंचायत का भी चुनाव लड़ना है तो कम से कम 2-4 करोड़ तो चाहिए। अब बेलेरों का जमाना तो बहुत शुरू हुआ था, अब तो खत्म हो गया। पता नहीं कौन कौन सा, हम एक दिन बोल रहे थे तो बोले सर आप तो बहुत पीछे हैं, बेलेरों का तो मामला बहुत पुराना है, अब तो और आगे निकल गया। हमने कहा हाँ भाई हो सकता है, हमारा ज्ञान नहीं है इसमें, हमारे ज्ञान की कमी। तो साथियों, आप एक जगह नहीं होता है। अगर आपके दिमाग में समतावादी विचार है तो वो हर जगह दिखना चाहिए, आपके हर व्यवहार में दिखना चाहिए। अगर आप में नहीं है तो आप उम्मीद मत कीजिए कि पार्लियामेंट जो है समतावाद की बात करेगा, सिस्टम बनाएगा और राजनीतिक पार्टियां समतावादी विचारों के साथ आपके साथ आएगी और सिस्टम बनाएगी। ये मत उम्मीद कीजिए। इसलिए मैंने कहा कि आप खुद में चुनौती एक है, खुद में चुनौती है आप, और आपको इससे निपटना पड़ेगा। और मुझे ये लगता है कि देखिए, घुसपैठ करके, आखिरी बात मैं कहूंगा कि घुसपैठ करके आंतरिक संघर्ष फैलाना, घुसपैठ उसकी प्रक्रिया होती है घुसने की, और उसके बाद उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना, झगड़ा पैदा करना, ये उनकी फितरत है, उनका उद्देश्य। हर जगह घुसपैठ होता है। भाषा में भी आप जाएंगे भाषा में ही नहीं, आपके, मैंने कहा कि पूरे स्वभाव में। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि आप इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से कोई मुझे बताए कि किसी भी सरकारी दफ्तर में आप जाते हैं तो आपसे क्या मांगा जाता है? आधार, और आप निकाल के दे देते हैं। कोई है ऐसा जो कहे कि नहीं देते हैं? एक शख्स बताए यहां खड़े होकर। क्योंकि आपको ये मालूम ही नहीं है कि भाई पहचान पत्र मुझे देना है, आधार का मतलब कुछ और होता है। आपने तो सरेंडर कर दिया। जैसे मैंने कहा नमक के मामले में सरेंडर कर दिया, आपको मालूम नहीं है कि नमक बनाने का अधिकार आपसे खत्म हो चुका है। आप बना के देखिए, आप गांधी का नाम लेकर भी बना के देखिए। आप इस देश में सबसे ज्यादा कीमत अगर किसी चीज की महंगी हुई है नमक, और उसकी महंगाई पर जो महंगाई की बात हुई है उसमें सबसे कम बात अगर हुई है तो नमक। नमक बड़ी राजनीति का एक जरिया है। क्यों गांधी ने नमक को उठाया? आधार आप दे देते हैं, सारे कार्ड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो सब एक तरह से निरस्त हो गए। और आजकल तो आपके पास मोबाइल है, धड़ से आप पेमेंट करते हैं।
पेमेंट धड़ से करते हैं, आपकी करेंसी आपके हाथ से जाएगी, आपके पास नहीं रह जाएगा। नोटबंदी ने आपके घरों की महिलाओं को खासतौर से सारे पैसे निकाल लिए। क्या कर लिया आपने? एक नोटबंदी ने सारी महिलाओं के जो भी दुख दर्द के लिए जो पैसे बटोर की बेचारी रखती थी, अपने को एम्पावर्ड फील करती थी, वो सारे पैसे निकल गए। कहाँ है पैसे? अब सोना निकल रहा है, सोना गिरवी रखने वाले बैंक बहुत खुल रहे हैं। कोई बात नहीं करेंगे आप, उस पर कोई बात कर सकते हैं? नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपके ध्यान में ही नहीं बात है। ठीक उसी तरह से आप QR कोड आ गया, पेमेंट, हाँ फट से टूई पेमेंट हो गया, चलिए आपका मनोरंजन हो गया। मनोरंजन में बहुत घुसे रहते हैं, मनोरंजन करके मारते हैं, हंसा हंसा के मारते हैं। साथियों, एक संकट की स्थिति है और वो संकट वैचारिक संकट है, और उसको हमने उसको ओढ़ लिया है, उसको हमने अपने आराम का एक जरिया मान लिया है। सब चीज में आराम चाहिए, हर चीज में क्लिक कर दो, क्लिक कर दो। पढ़ने की तकलीफ नहीं, बस वीडियो एक लाइन घुमाते रहो री, घुमाते रहो री। अरे भाई, कुछ तो अपने पे कंट्रोल करो, कुछ तो करो अपने पे कंट्रोल। आपके अपने पे कंट्रोल ही नहीं है तो यूजीसी रेगुलेशन की लड़ाई तो क्या होगी? इसका क्या होगा? उत्पीड़न तो रहेगा, उत्पीड़न रहेगा, उसको कैसे रोक लेंगे आप? क्योंकि आप तो कहीं और मसरूफ हो गए भाई। आप तो रील घुमा रहे हैं, आपको कुछ समझना नहीं है, पढ़ना नहीं है। बस बात खत्म हो गई राजीव, सॉरी, बात खत्म हो गई। लास्ट में साथियों बस एक लाइन बोल के कि देखिए, आप मेन स्ट्रीम बोलना बंद कर दीजिए। आप मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह बोलिए मीडिया कंपनी। ये लास्ट बात मैं आपसे कह रहा हूं। मीडिया कंपनियां कभी भी लोकतंत्र का स्तंभ नहीं होती है। मीडिया कंपनियां अपना व्यवसाय करती है और करने देना चाहिए, खूब आराम से करें, लेकिन वो लोकतंत्र की विचारधारा का हिस्सा नहीं हो सकती। आप उनको मीडिया कंपनियां ही बोलिए। सारी ये कंपनियां हैं जितनी कंपनियां। इस बात के साथ साथियों, आपने मुझे सुना, समय दिया, और राजीव से भी माफी, कितना मैंने समय ले लिया।